बदल दी, रीनेम किया हुआ। तो कल हम लोग क्या कुछ देखे थे, पॉलीमॉर्फिज्म ना, और साथ में एब्स्ट्रैक्शन भी देख चुके थे। किसी भी क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल। किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीखे कि नहीं सीखे? हाँ वो भी सीख लिए। अब बस एक चीज और इसमें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पे जब मारेंगे। देखिए तो कोई कनेक्टेड है क्या उनमें? कौन कौन है? सरफराज है, सिमरन है, आदित्य है और ये। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग? अभी सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर वेरिएबल कैसे बनाते हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है? वैसा मेंबर जिसे कि क्लास के बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। चलिए क्लास बनाते हैं। बनाइए क्लास, जिसका नाम रखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं। बनाइए। फंक्शन का नाम रखते हैं, मान लीजिए इंक्वायरी। फंक्शन का नाम क्या रखते हैं? इंक्वायरी। पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, उसमें सेल्फ डालेंगे। अब कुछ नहीं, उसके बाद कोलोन लास्ट में, और यहाँ लिखते हैं इंक्वायरी फॉर कमेंट जैसा। मैं कमेंट ओके। एक्चुअल में कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा? इंक्वायरी ही ना करेगा। तो इंक्वायरी अगर कोई करना चाहता है तो एक काम करते हैं, इनपुट डाल देते हैं, प्रिंट को हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू इनपुट कैसे इनपुट लेते हैं, बस वही चीज यहाँ भी करना है। इनपुट enter name of course, कोर्स के बाद स्पेस दे देंगे, कोलोन दे देंगे। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि अगर कोर्स किसी का पाइथन है तो उसे क्या आंसर करना है, अगर कोई कोर्स डालता है जावा तो क्या आंसर करना है। इसके लिए लॉजिक चाहो तो जितना चाहो उतना आप लिख सकते हैं, बट अभी हम पूरा एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाने जा रहे, बस समझाना चाह रहे हैं प्राइवेट होने का क्या लिखे हैं, सेल्फ डॉट कोर्स। और अब एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। उससे पहले कंडीशन लगा देते हैं, एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। वहाँ नहीं, सब कुछ होगा किसके अंदर? फंक्शन में। इफ कोर्स इक्वल टू पाइथन या और हाँ सही लिखो, कोर्स इक्वल टू पाइथन, लेकिन इस बार सब स्मॉल केस में। वैसे तो पाइथन भी वैसे ही कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक ही है, कोई वैसा भी डाल सकता है, कोई सारा स्मॉल केस में भी डाल सकता है। अच्छा वैसा बोलो कि नहीं, मेरे को आप जावा होगा। हमको लगा कि आप पहले ही समझ चुकी है, इसीलिए वैसे लिखी है। कोई भी इनपुट हो सकता है कि तो सर फिर कैप्स का भी फिर करना पड़ेगा क्या? तो ये सेंसिटिव है ना। यस सर। चलिए इतने पे करते हैं, जो तीसरा अपर केस वाला भी लेते हैं। तो इस तरीके से डाल सकते हैं, कोलोन डालेंगे, कोलोन लास्ट में इसका ब्लॉक बनेगा ना। यस।
फर्स्ट, हाँ ऊपर वाली लाइन पे जाइए, एंटर। तो यहाँ पे प्रिंट है। हाँ पहले एंटर तो कीजिए, अच्छा, वहाँ नहीं, हाँ जहाँ कॉलम दिए हैं उसके बाद एंटर। ऐसा क्यों करवाए? वो इफ के हाँ, कंडीशंस में आएगा। अब करना क्या है, एक मैसेज प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ Python is 2 months. डबल कोट्स पर फिर नीचे आएंगे, फिर एक प्रिंट डाल लिखेंगे फी ऑफ Python course is 15,000. चलिए काफी है। अभी नीचे आते हैं हम लोग इस क्लास के बाहर, इस क्लास के बाहर। अब हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे S1 इक्वल टू स्टूडेंट। स्टूडेंट का एस आपको कैपिटल लिखना Yes, होगा, तो सर क्लास का नाम पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। अब हम S1 के थ्रू इंक्वायरी मेथड को कॉल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई स्टूडेंट आया, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है वो, अब वो क्या करेगा, इंक्वायरी कर सकता है। तो इंक्वायरी करने के लिए क्या डालेगा, S1 डॉट इंक्वायरी। वहाँ कुछ नहीं लिखना है, नहीं सर, वहाँ नहीं कर वहाँ तभी लिखेंगे ना जब कोई कंस्ट्रक्टर बना हो क्लास के अंदर, याद रखिएगा। ये सब कहानी कंप्लीट हो चुकी है। यस सर। इंक्वायरी अब रन करके देखिए, अभी आप इंक्वायरी को एक्सेस कर पा रही होंगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये पब्लिक मेंबर है। सर ये प्राइवेट मेंबर का एग्जांपल है ना? नहीं, ये पब्लिक मेंबर है। पब्लिक, अच्छा। प्राइवेट रहता तो वहां से एक्सेस ही नहीं होता। अब इसके बाद इसे प्राइवेट बनाए। Course is not defined. चलिए बंद कीजिए, आएगा एरर। यहाँ जब डायरेक्ट सेल्फ डॉट कोर्स लिखा है, तो इसका कहना है कि कोर्स को वेरिएबल आप बनाए ही नहीं है पहले। तो कोर्स वेरिएबल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर चलिए टैब इंक्वायरी से पहले, यहाँ पे हाँ इंक्वायरी से पहले, और यहाँ पे एक पहले हम लोग वेरिएबल बना देते हैं। लिखिए सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू नन। नन मतलब इनिशियली इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब रन कीजिए। तरीके से क्या होता है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता है। इसका जरूरत पड़ता है, और अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं। बंद कीजिए इसको, कर देगा अभी। स्टूडेंट के बाद मतलब जो क्लास आप बनाई है उसके बाद लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन। ये इसके बाद हाँ नहीं उसके पहले, और जो क्लास स्टूडेंट लिखी है उसके बाद लिखिए डेफ अंडरस्कोर INIT स्पेस दें। हाँ। डेफ स्पेस अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर फिर पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, इसमें डालेंगे सेल्फ। अब कोलोन डालेंगे वहां पे। अब इसको इन्वेंटेशन इसका सही कर दीजिए, सेल्फ डॉट कोर्स का। हाँ अब
अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोर्स क्या है। हाँ? ये भी है। क्या कह रहा है? नेम कोर्स इज नॉट डिफाइंड, इट विल सेल्फ। हाँ हाँ वही सेल्फ डॉट कोर्स। आइए ये लाइन नंबर 6 पे है। ये कुछ ओ यहाँ इफ में आप लिखी है ना, इफ कोर्स इक्वल टू इफ कोर्स नहीं होगा सेल्फ डॉट कोर्स। इफ सेल्फ डॉट हाँ कोर्स। हाँ ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट कोर्स। अरे यहाँ भी हर जगह यस सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अब रही। हाँ ऑब्वियसली आएगा ही वो। ये सारी बातें तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ यहाँ इस समय हम लोग कहीं गलती की है कि नहीं लिखे। चलिए इसको एक बार क्लोज कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए सवाल ये है कि अभी हम लोग इंक्वायरी को कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इंक्वायरी को हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट बना ले तो क्या कर पाएंगे। अच्छा चलिए इंक्वायरी को तो प्राइवेट दूर की बात है। क्या हम कोर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अभी बाहर से, क्लास के बाहर से डायरेक्ट हम कोर्स को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? जवाब है हाँ अभी कर सकते हैं। ट्राई करें कैसे करते हैं। लिखिए स्टूडेंट डॉट, तो यहाँ पे नीचे स्टूडेंट डॉट, देखिए कोर्स स्टूडेंट डॉट कोर्स है। इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दीजिएगा मतलब इसको प्रिंट ब्लॉक में डालें। हाँ। अब रन। अब क्या कह रहा है, टाइप ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हैज नो एट्रिब्यूट क्लोज कीजिए। जहाँ स्टूडेंट डॉट लगाई है वहाँ लगा दीजिए S1। देखिए स्टूडेंट S1 डॉट कोर्स। S1 स्मॉल में है आप जो बनाई है। अरे यहाँ कैपिटल अब क्या एक्सेस हो पा रहा है? तो आखिरी लाइन पाइथन प्रिंट हुआ वो किसकी वजह से? आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रही है। हालांकि ये लॉजिकली सही नहीं है, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं उसको डायरेक्ट क्लास के बाहर एक्सेस करना सिक्योरिटी इशूज है। हाँ अगर उसको एक्सेस करना है तो किसके थ्रू? क्लास के, किसके थ्रू? क्लास के, ये क्लास प्रोग्राम मेथड के थ्रू, फंक्शन के। इसको बंद कर लीजिए जो आउटपुट विंडो है भी आपका। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस हम कोर्स को प्राइवेट बना देते हैं। कोर्स को क्या बना देते हैं? तो लिखेंगे वहां पे सेल्फ अंडर कोर्स कर। जहां भी कोर्स लिखा गया है, ये वाला जहां भी लिखा गया है, अच्छा इसमें जहां भी आप कोर्स लिखी है उसके पहले अंडरस्कोर लगा। अंडरस्कोर लगा करके उसको क्या बना दिया गया? प्राइवेट बना दिया। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर कोर्स रहेगा। हाँ कोर्स के पहले लगा देते हैं। और वही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ के बैकग्राउंड से होंगे तो उसके लिए एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, है ना। और यहाँ ये सब कुछ नहीं दिया है पाइथन में, बहुत सिंपल रखा है। बस अंडरस्कोर लगा दीजिए प्राइवेट। क्या नहीं है, नहीं कर रहा है। नीचे में आइए, एक जगह पे और गलती की है। वो इधर यहाँ पे अंडरस्कोर हम क्या बोलते हैं, जहाँ भी कोर्स लिखी है हर जगह पे उसके पहले अब
अब एरर फिर आएगा कि आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी क्लास के बाहर से डायरेक्ट। क्लियर? आप इस क्लास के बाहर से डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए इसको अब हम पब्लिक बना देते हैं या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रिंट वाली लाइन को हटा दीजिए, आखिरी वाला जो लाइन था वो हटा दीजिए, बाकी सब कुछ चलेगा। और उसके बाद हम किसको बनाना प्राइवेट सीख लेते हैं, फंक्शन। करेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, रन किया, इसे क्लोज कर लेते हैं। सर नया प्रोग्राम खोले? नहीं, कुछ नहीं, इसी में करेंगे। अच्छा। इंक्वायरी को आपको प्राइवेट बनाना है, कैसे बनाइएगा बोलिए? इंक्वायरी जो मेथड है उसको प्राइवेट बनाना है। प्राइवेट कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करता होगा तो? नहीं करता है ना, पहले ही बोल दिए। यस सर। वो जावा में होता है, C# में होता है, C++ में होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ चीज़ों को बहुत सिंपल रखा गया है। तो इंक्वायरी के पहले अंडरस्कोर लगा देंगे। अभी तो बताया है, किसी भी मेंबर को प्राइवेट बनाना है तो उसके पहले अंडरस्कोर लगा देना। इतना ही करना है। अब रन कीजिए। तो यहाँ पे भी तो आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अब रन करते हैं। नहीं रन होना चाहिए, नहीं रन होना चाहिए। एरर आ गया क्योंकि आप प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात की मेथड को प्राइवेट बनाना नहीं चाहिए, अगर बना दिए हो तो आप उपाय है। हाँ। इसको बंद कीजिए ना, जो आउटपुट विंडो है आपका। हाँ, अगर फिर भी मान लिया जाए प्रिया का क्वेश्चन है कि इंक्वायरी को आपने प्राइवेट बनाया, अब फिर भी इंक्वायरी को अगर एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास तो कैसे करेंगे? आइए अगली लाइन में ये जहाँ वो आपका इंक्वायरी वाला फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ओके, कहाँ खत्म हो रहा है? तो यहाँ पे तो आइए वहाँ टैब दबाइए, मैं लिखिए डेफ एक और फंक्शन बनाएंगे जो पब्लिक रहेगा। और स्पेसिफिकली इस फंक्शन का नाम रख देते हैं COENQ। Pair of a small bracket, self, colon, enter। यहाँ पे कॉल कर लीजिए किसको? उस प्राइवेट मेथड तो लिखिए अंडरस्कोर इंक्वायरी ब्रैकेट। अब यहाँ जो हम लोग S1 के द्वारा इंक्वायरी को कॉल कर रहे थे, किसको कॉल करेंगे आउटसाइड द क्लास? COENQ को। समझ रही है बात को, कहाँ मैं बोल रहा हूँ? आखिरी लाइन जहाँ आप S1 डॉट इंक्वायरी को कॉल कर रही हैं। Yes. अब इंक्वायरी को डायरेक्ट तो कॉल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है इनसाइड द क्लास। तो इनसाइड द क्लास अभी हमने एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाया है, उसको कॉल करेंगे क्योंकि उसके अंदर हम तो रूल ये है कि प्राइवेट मेंबर को आप क्लास के अंदर से एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, क्लास के अंदर एक हमने बना दिया पब्लिक मेंबर फंक्शन और उसके अंदर किसको कॉल कर लिया? प्राइवेट मेंबर फंक्शन को। और क्लास के बाहर से किसको कॉल कर लेंगे आप? पब्लिक को। तो उस लाइन को हटा दीजिए ना, तो उसमें तो एरर आएगा ही नहीं, तो उसी को चेंज कर लीजिए। हाँ लिखिए COENQ पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। अब रन करते हैं। क्या कोई एरर आया प्रिया? एरर क्या आ रहा होगा कि ENQ को पहचान नहीं पा रहा है कि है क्या। तो किसका इंक्वायरी? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है? सेल्फ। तो चलिए आते हैं कोड में।
जहां आपने लिखा है अंडरस्कोर इंक्वायरी, उसके पहले कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, सेल्फ डॉट इंक्वायरी। अगर आप क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो रूल याद रखिए, क्लास के अंदर जब भी लिख रहे हो किसी मेंबर को तो सेल्फ डॉट लगा के, अब क्लास के बाहर अगर यूज कर रहे हैं उसको तो ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। क्या बात है, काम किया परफेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट था प्राइवेट और पब्लिक का। अब याद ये रखिए कि हम प्राइवेट मेंबर उसको बनाएंगे जिसको मैं चाहता हूँ कि क्लास के बाहर डायरेक्ट कोई यूज न कर पाए, और ऐसा मेनली किया जाता है किसको, वेरिएबल को, ना कि फंक्शन। फंक्शन को ही अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो फिर एक्सेस करेगा, और डायरेक्ट कोई वेरिएबल एक्सेस न कर पाए। जैसे कोई बोले कि हमको टीवी नहीं चाहिए, खाली टीवी का एक मदरबोर्ड चाहिए, एक आईसी चाहिए, ऐसा थोड़े होता, पूरा लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस ना हो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक रिश्ता देख के बताएंगे कि क्या है। बुक्स तो हमने पढ़ा दिया। मल्टी थ्रेडिंग था। मल्टी थ्रेडिंग, चलो मल्टी थ्रेडिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थ्रेड का मतलब क्या होता है पहले ये लिख लेते हैं। मल्टी थ्रेडिंग के, चलिए ठीक है, वो तो हेडिंग डालना ही है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी का मतलब सबको पता, थ्रेड का मतलब हम बता देते हैं। थ्रेड का मतलब होता है a smaller unit of a process, a smaller unit of a process is called thread. इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं कि अभी आप क्या कर रही है यहाँ पे, कोई अगर आए आपसे, आप बाहर से आपसे क्वेश्चन करे कि यहाँ क्या कर रही है, क्या जवाब होगा? फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? पढ़ाई कर रहे हैं, Yes, sir. क्लास कर रहे हैं, ये बोलेंगे। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट आपका रिप्लाई होगा, तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये होल एंड सोल प्रोसेस हुआ। लेकिन इस पढ़ाई करने के दरमियान क्या कर रही है? ये लिख भी रही है, कुछ समझ भी रही है, उसके अलावा कुछ नोट डाउन भी कर रही है, कुछ क्वेरी भी कर रही है। तो एक साथ क्या हो रहा है? सुनने का काम हो रहा है, ये भी एक थ्रेड हो गया, समझना दूसरा थ्रेड हो गया, लिखना तीसरा थ्रेड हो गया, रन करना चौथा थ्रेड हो गया, क्वेरी करना पांचवा थ्रेड हो गया। तो इन सारे स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट्स जो हैं एक प्रोसेस के अंदर, उस स्मॉलर इंडिपेंडेंट यूनिट्स को क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। कोई कुछ भी बोले, जैसे कि कोई बोलता है ना, अच्छा आप 2 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे, अरे मेरे भाई का बर्थडे था। अब ये जो भाई का बर्थडे था, बर्थडे क्या हो गया? एक पूरा प्रोसेस, लेकिन बर्थडे में क्या हुआ होगा? बहुत सारा काम हुआ होगा। तो जो स्मॉलर यूनिट ऑफ जो वर्क थे उस मेन प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या कह रहेगा? थ्रेड कह रहेगा। तो सोच के देखिए कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर में का बनाने का एक उद्देश्य होगा, लेकिन उस उद्देश्य को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज करने होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई MS वर्ड जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि जैसे ही कोई टाइप करे तो उसका वर्ड काउंट करते रहे, कैरेक्टर भी काउंट करते रहे, लाइनों काउंट करते रहे, स्पेलिंग चेक भी कर ले, ग्रामेटिकल जो हमने मिस्टेक किया उसको भी चेक करके हमको बताए, और सजेशन भी देता रहे। जैसे हम HU लिखे तो सजेस्ट करे कि हमने लिखना चाहते हैं। तो ये सारा हम चाहते हैं कि फीचर क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अगर हम चाहते हैं कि एक साथ एक से अधिक तरह का एक्टिविटीज हम कंट्रोल कर सकते, तो ये सिर्फ अचीव हो सकता है किसके थ्रू? मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब समझ में आया? अब आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप ईमेल करती है, तो जब ईमेल कंपोज कर रही है तो उस समय क्या होता है? स्पेलिंग चेक होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो सोचिए आप टाइप भी कर रहे हैं, टाइप एक थ्रेड है, स्पेलिंग चेक दूसरा थ्रेड है, ऑटो करेक्ट तीसरा थ्रेड है,
ऑटो फॉर्मेट चौथा थ्रेड है, तो एक साथ मल्टीपल प्रोसेस हो रहा है। आप कोई गेम ही खेलते होंगे तो दौड़ भी रहे हैं, जंप भी कर रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, है ना, तो एक साथ बहुत सारा क्या हो रहा है, छोटे छोटे एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर जो इंडिपेंडेंट छोटे छोटे एक्टिविटीज होता है उसी को क्या बोलेंगे, और इनफैक्ट बिना मल्टी थ्रेडिंग का पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर में एक साथ एक से अधिक तरह के काम को किया जा सके। समझ आ रही बात? तो मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर से गेमिंग के लिए, खासतौर से वेबसाइट के लिए, खासतौर से मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, किसी एपीआई के लिए बिना मल्टी थ्रेडिंग का काम। अच्छा एक बात होती है, आप लोग को चैटिंग एप्लीकेशन तो बनाना बताया था, चलिए उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। उसमें क्या हुआ था, हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखें तो उसमें हुआ क्या। उसमें हुआ ये था कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाए थे सर्वर के लिए, एक बनाए थे क्लाइंट के लिए। अब सर्वर साइड पे और क्लाइंट साइड के बीच जब कनेक्शन होता था तो एक सर्वर से एक ही क्लाइंट कनेक्ट होता था, एक से अधिक हो पाता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक साथ एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट हो और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ साइमल्टेनियसली सर्वर चैट कर सके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर क्लाइंट के लिए एक अलग क्या बनाना पड़ेगा, एक अलग थ्रेड बनाना पड़ेगा और उन सारे थ्रेड्स को एक साथ चलाना। और इसको हम आसान भाषा में समझे तो ये समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज, तो बाय डिफॉल्ट वो लैंग्वेज जिसमें कि आप उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं एक थ्रेड क्रिएट कर देता है और उसे कहते हैं मेन थ्रेड। क्या बोलते हैं उसे? मेन थ्रेड। अब एक थ्रेड के अंदर जितने भी लाइंस के कोड आपने लिखे हैं उन सारे लाइंस ऑफ कोड को क्या करता है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करता है। टॉप टू बॉटम खत्म हो गया, भी 10 मिनट्स टॉप टू बॉटम सीक्वेंसली। इसका मतलब मान लीजिए कि ये जो प्रोग्राम आप लिखने जा रही हैं, मान लो कि आप 10 लाइन का कोड लिखी है, तो सबसे पहले कौन सा लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, फिर सेकंड लाइन ऑफ कोड एंड सो ऑन, आखिरी में 10th लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट। लेकिन तब क्या, जब हम चाहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों लाइन का कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब पहले, दूसरे और तीसरे तीनों लाइन को अलग अलग थ्रेड में डालें। अगर एक ही थ्रेड में डाल देंगे तो क्या होगा, सीक्वेंसली ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब फर्स्ट लाइन ऑफ कोड चल जाएगा तब सेकंड लाइन ऑफ कोड, तब थर्ड लाइन ऑफ कोड चलेगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लाइंस ऑफ कोड जो है वो क्या चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को भी एक अलग थ्रेड में डालना होगा, सेकंड लाइन ऑफ कोड को एक अलग थ्रेड में डालना होगा, थर्ड लाइन ऑफ कोड को भी एक अलग थ्रेड में डालना होगा, और तीनों को आपस में क्या कर देंगे, तीनों को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, लिख लीजिए कि मल्टी थ्रेडिंग क्यों जरूरी है। तो थ्रेड समझ में आ गया, मल्टी थ्रेडिंग। क्या लिखेंगे, to perform more than one task at the same time
it's required to create multiple threads inside the application करके नीचे आ जाइए। रैप खोल रही है क्या? यस सर। ना मिल रहा है। नहीं वैसे नहीं। होम बटन दबाना है इतना क्या देना सर? होम लिखा हुआ देखिए तो है कहीं? HOME नहीं दिख रहा मेरे को। ओ किधर गया? देखिए अब ये लाइन पे आ जाता है। एंड से आखिरी में होम से बस। तो जब मुझे एक से अधिक तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म करना हो एक एप्लीकेशन में, तो इसके लिए हमें मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना होगा और हर एक्टिविटीज को एक इंडिपेंडेंट थ्रेड के साथ असाइन कर देंगे। अब लिखिए देयर आर टू वे to implement multi-threading in Python. Multi-threading in Python. First, by creating object of thread class. By creating object of thread class. क्रिएट क्लास। थ्रेड क्लास। थ्रेड का टी बड़ा लिख। by thread class. Second, by creating child of thread class. By creating child of thread class. दो ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास और चाइल्ड ऑफ थ्रेड क्लास। आगे बढ़े। अब जरा प्रैक्टिकल कुछ देखें। ये तो समझ में आ गया कि थ्रेड क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग जरूरी भी है, क्योंकि आज के डेट में हम जो भी सिस्टम यूज करते हैं उसमें मल्टीपल कोर प्रोसेसर लगा रहता है, सिंगल कोर रहता है, मल्टीपल कोर प्रोसेसर लगा होता है। सोच के देखिए कि घर में हमारे 5 नौकर हैं और काम एक ही से करवा रहे हैं, तो 4 को तो बैठा हुआ है। बेहतर क्या होगा, काम ज़्यादा हो और एक साथ मल्टीपल वर्क हो, इसके लिए क्या करेंगे, सब लोगों को जो 4 है उसको भी इंगेज कर। तो ऐसा करने के लिए हमें मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करना होगा और हर थ्रेड अलग अलग कोर प्रोसेसर को असाइन करना पड़ेगा, ताकि सारा प्रोसेसर एक साथ क्या हो, इंगेज रहे, बिजी हो। तो मल्टी थ्रेडिंग करके सबसे बड़ा फायदा है कि ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। मान लीजिए कि एक आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें 10 एक्टिविटीज करना है। हर एक अगर सिंगल एक्टिविटीज के लिए अगर मान लो कि हमें 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल टाइम कितना हो जाएगा। लेकिन अगर इन सारे एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली अगर हम परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, 10 सेकेंड्स। तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा, है ना। बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होता है जिसमें कि हमें 2 एक्टिविटीज को सेम टाइम पे करना होता है, उसे कंप्लीट होने के बाद 3rd एक्टिविटीज पे जाना है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे ऑफिस का ही पूरा क्या करना है, रेनोवेट करना है, तो कितना टोटल कॉस्ट आएगा मुझे ये पता करना है, रेनोवेशन। अब इसके लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या है, एरिया निकालना, और दूसरा कि रेनोवेशन में क्या कुछ मुझे चेंज करना है। और तब ये 2 फैक्टर जब डिसाइड हो जाएगा, तब 3rd फैक्टर डिसाइड हो सकता है कि कॉस्ट कितना आएगा। तो 2 काम को तो एक साथ भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, हाँ किया जा सकता है। लेकिन तीसरा काम कब होगा, जब पहला दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा है कि अगर एक साथ एक से अधिक टास्क परफॉर्म करना है
एक सिंगल कोड को यूज करके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टी। आइए इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा कोड पहले लिखते हैं। सर इसी में कर दें या दूसरा? इसको पहले कमेंट कीजिए। अब प्रिंट करते हैं, 3 लाइन प्रिंट करते हैं। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखना चाहिए? तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ले लीजिए क्योंकि यार नेक्स्ट लाइन फिर लिखना है कुछ। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग 1 कर, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। जोड़ना पड़ेगा पहले से है जोड़ना। तीनों लाइन एक सीक्वेंस में चला, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तीनों लाइन एक साथ चलता, क्या होगा कैसा? अभी तो नहीं हुआ, तीनों सीक्वेंस में चला। भेज दीजिए एक बार फिर से। नहीं वही नहीं। इसको कट करें, क्लोज कर लेंगे। चलिए ये क्यों नहीं है? बोल दिए आईडी कार्ड का फोटो पे यही चाह रही हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को रन करना है, सेकंड लाइन को भी रन करना, थर्ड तीनों को एक साथ। ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? तो मल्टी थ्रेडिंग। तो इसके लिए हमने दो तरीका सीखा है, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास और बाय क्रिएटिंग चाइल्ड ऑफ थ्रेड। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास को यूज करने के लिए एक मॉड्यूल दिया गया है, उस मॉड्यूल का नाम है थ्रेडिंग। मॉड्यूल का नाम क्या है? थ्रेडिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेडिंग मॉड्यूल को करना पड़ेगा इंपोर्ट। चलिए लिखेंगे कहाँ पे? फर्स्ट लाइन ऑफ कोड के रूप में लिखेंगे फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार्ट। अब इसके बाद नीचे आते हैं और क्या लिखेंगे? एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखेंगे v1 इक्वल टू थ्रेड ऐसे थ्रेड का टी क्लास हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होना चाहिए।
वो तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी हो, लेकिन ये आपकी मर्जी नहीं, ये पहले से जो बना होगा उसी को फॉलो। तो ट्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा? हाँ, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका नहीं है, ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा थोड़ी देर कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है? थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट तो आप बनाए T1, एक और बनाइए जल्दी से। फिर वही गलती टी कैपिटल। तो थ्रेड क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तीन ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तीनों लाइन को हम तीन थ्रेड में बांटना चाहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? तीन फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर में चलिए, सबसे पहले हाँ इंपोर्ट करने के बाद एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं डेफ। कैसे फंक्शन बनाते हैं? डेफ और बनाते हैं f1, डेफ f1 पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट कोलोन, और यहाँ पहली लाइन को उठा कर पेस्ट कर दीजिए इसमें। उसी तरीके से फिर एक और फंक्शन बनाएंगे डेफ f2 गलती हो रही है पहले तो उसका इंडेंटेशन यस वो दिखा। नहीं तो ऊपर वाला गड़बड़ होगा, कोई एक तो गड़बड़ है। तो ये तो नया फंक्शन है क्रिएट किया, तो उसमें उससे क्या हुआ? इंडेंटेशन नहीं लग रहा है कि F1 का अलग हाँ है। उसका वो तो ठीक है, प्रिंट वाला लाइन में। हाँ जाइए, बैक स्पेस पहले प्रेस कीजिए। इसमें क्यों ऊपर वाला F1 क्या? अब टाइप करेंगे, ये हुआ सही। ठीक है। अब जब थ्रेड आप क्रिएट किए हैं तो उसी में एक आर्गुमेंट डालेंगे, टारगेट। क्या डालेंगे? टारगेट। तो जहाँ थ्रेड क्रिएट हुआ है, हाँ बहुत अच्छे, एज आर्गुमेंट पास करेंगे टारगेट इक्वल टू, और टारगेट में किसे डाल देंगे? F1 को। क्या लिखेंगे? F1। उसी तरीके से इसमें किसे पास कर देंगे टारगेट में? F2। सर ये टारगेट क्या है? टारगेट एक प्रॉपर्टी है, किसका? थ्रेड का। अच्छा, आप उस प्रॉपर्टी में हम किसको पास कर रहे हैं? किसी फंक्शन, मतलब जिस फंक्शन को हम इस थ्रेड के साथ लिंक करना चाह रहे हैं उसे हम टारगेट के रूप में पास कर देंगे इनसाइड द थ्रेड क्लास। अभी नहीं चलेगा, अभी अगर आप रन करके देखिए कुछ नहीं होगा। एरर? ना कोई एरर, ना कोई वार्निंग, ना कोई रिजल्ट, क्योंकि थ्रेड बना देने से नहीं होता है, थ्रेड को स्टार्ट करना होता है। थ्रेड को क्या करना होता है? पहले इसको तो कट कीजिए। अब थ्रेड बना देने से नहीं होता है, थ्रेड को क्या करना होता है? कोई आउटपुट नहीं है। आइए अगली लाइन में क्या करना होगा? मुझे लिखना होगा T1 डॉट स्टार्ट। T1 डॉट स्टार्ट किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए एक फंक्शन दिया गया जिसका नाम है स्टार्ट। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट तो कोई नहीं? आर्गुमेंट, तो वैसे फिर T2 भी जाएगा। T2 डॉट स्टार्ट, फिर T3 डॉट स्टार्ट, अब रन।
क्या था, एक साथ चला, पहले 3 आ गए उल्टा की। वो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तीनों प्रोसेसर खाली था, ऐसे समझिए 3 वो नौकर था। जो पहले ऑक्यूपाई हो जाए। जो पहले ऑक्यूपाई, ये डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम लोग बस बोल देंगे कि तीनों प्रोसेसर को यूज करो। 3 थ्रेड बनाने का मतलब ओएस को हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब जो खाली रहेगा उसको पहले चला देगा। हर बार रिजल्ट अलग आएगा, कुछ Yes, फिक्स sir. नहीं है। या हो सकता है कि लाइन पे तीनों पे कर दे। सर फिक्स तो फिर नहीं कर सकते। फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्डर भले ही तय कर सकते। ऑर्डर मतलब कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि पहले 2 नंबर 1 2 चल जाए तब 3 चले, तो ऐसा फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम नहीं कर सकते पॉइंट ऑफ टाइम में कि पहले ये हो तो ये हो। उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि लगता है कि जिसको बाद में चलाना है तो उसको आप होल्ड पे डाल दीजिए, वेट करवाइए, क्लोज कीजिए। अब ये मजा नहीं आ रहा है, कुछ होना चाहिए था बड़ा। अब बड़ा के लिए बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। अब बड़ा कोड लिखने का मन नहीं करता होगा, उतना कोड टाइप करें तो एक शॉर्टकट लिखते हैं, एक लूप चला देते हैं। F1 के अंदर आइए, कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हाँ F1 मेथड में F1 फर्स्ट लाइन में आइए, एक लूप चलाइए, लिखिए फॉर आई इन रेंज 10। समझ गई हुई क्या करना है। प्रिंट यही चीज होगा, लेकिन इसको कितनी बार कर लेना है, ठीक है, उतना नहीं मेहनत करना है। 10 लिख देंगे, 10 0 से 9 10 तक हो जाएगा। कोलोन डालेंगे वहां पे, एंटर। इस लाइन को ऊपर खींच लीजिए। अच्छा ये वाला। इसका इंडेंटेशन सही कीजिए प्रिंट का। उसी तरीके से यहाँ ये दूसरे मतलब F2 वाले ब्लॉक आगे फॉर चलेगा, वो भी 10 तक। हाँ तीनों पे चलाना है। ये तो आपको पहले ही पकड़ लेना चाहिए था कि क्या करना चाह रहा है। अच्छा, या वो खुद ही बार आपका बार सजेशन होना चाहिए था कि रिपीट करना है तो लोग चला लेते हैं, आगे तो फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। इसको कोलोन डालिए, कोलोन डालिए। अब रन करके देखिए, क्या एक साथ सब चल रहा है। फुल स्क्रीन में कीजिए तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक ही साथ सारा चल रहा है तो ये फायदा किसका मिला मुझे, मल्टी थ्रेडिंग का। अब क्लोज करते हैं इसको। अब एक ट्विस्ट डालते हैं, ट्विस्ट का डालते हैं, चलिए आइए नीचे आइए ना, कोड में आइए, कोड में स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम अच्छा लगेगा। नहीं, अब मेरे को नहीं समझ आया, मतलब उधर ही बोल रहा है फंक्शन के पास। ना ना, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी लिख देते हैं हम लोग प्रिंट, लिखिए प्रिंट प्रोग्राम एंडेड या एप्लीकेशन क्लोज, कोई एक मैसेज से डाल देते हैं। अब देखिएगा यहाँ रन कीजिए, देखिए तो एप्लीकेशन कहाँ क्लोज वाला मैसेज आया है। पहले ही लाइन में आ गया था, कहाँ जा रही हैं? नहीं आया सर, आया था मेरे को नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको क्लोज कीजिए, क्लोज कीजिए, अब दोबारा रन कीजिए। अब स्क्रॉल कीजिए ऊपर जाइए, कहाँ है? यहाँ पे आया फर्स्ट लाइन। अब एक कितना बड़ा लॉजिकल एरर है, समझिए इस बात को कि अभी प्रोसेस हो ही रहा है, एप्लीकेशन बंद हो गया नहीं ना,
तो ऐसा क्यों हुआ पता है? नहीं पता है। चलिए ध्यान से सुनते हैं, बंद कीजिए इसको। अब आइए, इस पूरे प्रोग्राम में टोटल कितने थ्रेड्स हैं? अगर मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप? पूरे प्रोग्राम में टोटल 4 थ्रेड है। 3 थ्रेड तो हम बनाए हैं और एक मेन थ्रेड जो लैंग्वेज क्रिएट किया है। और ये जो 3 थ्रेड बनाए हैं वो भी तीनों का तीनों किसका बाल बच्चा है? मेन थ्रेड का। वो भी किसके अंदर है? मेन थ्रेड के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितना है? 4। अब 4 थ्रेड है तो 4 कोर प्रोसेसर भी, हमारे में तो कोर i5 है लगा हुआ। तो किया क्या, जब पहला प्रोसेस कोर हमारा यूज में था, दूसरा यूज में था, तीसरा यूज में था, चौथा फ्री था, तो मेन वाला क्या सोचा कि ये लोग अपना काम कर ही रहे, हम अपना काम निपटा लें। जैसे 4 बंदे हैं, चारों को अलग अलग टास्क असाइन किया गया, तो 3 जब तक काम कर रहा है तो चौथा क्या सोचा, हम अपना काम निपटा लें। तो मेन थ्रेड को तो बस एक छोटा सा काम दिए थे, एक लाइन को प्रिंट करने का, तो अपना प्रिंट करके निपटा लिया। लेकिन तरीके से मेन वाले को नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए एक बंदे को हम रखें कि तुमको सिर्फ ऑफिस बढ़ाना है, अब बाकी सारे यहाँ पे लोग हैं काम करने के लिए जो उनको 6 घंटा 7 घंटे काम करना पड़ता है। अब बढ़ाने वाला सोचेगा हमको तो बढ़ाने हैं, चलो अब ये बढ़ा के चले चलते हैं। तो ये लॉजिकली सही है, बढ़ा के चले चलते हैं तो जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे? तो होना क्या चाहिए, जो बढ़ाने वाले का काम वाला ही एक है थोड़ी देर का, लेकिन उसको वेट करना है तब तक जब तक कि बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? तो इसके लिए मुझे मेन थ्रेड को कहना पड़ेगा कि आप रुको, पहले T1, T2, T3 को कंप्लीट करने दो, तब तुम चलाना अपने सारे कोड को। क्या अच्छा रहेगा? तो आइए, इसका क्या तरीका है? देखें, जहां स्टार्ट कर लिया है आपने उसके बाद आइए, तीनों को स्टार्ट करने के बाद अब लिखेंगे T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन, T3 डॉट ज्वाइन। तीनों को पहले ज्वाइन करवा लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले ये कंप्लीट होगा तब कोई सर जॉइंट फंक्शन है कोई? ज्वाइन, हाँ एक फंक्शन T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन, अच्छा T3 डॉट ज्वाइन। मतलब जिसे आप प्रायोरिटी में ऊपर रखना चाह रहे हो, चाहते हो कि पहले कंप्लीट हो तब कोई और थ्रेड चले, उसको आप हाँ 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 अच्छा क्या हुआ? ठीक है कोई बात नहीं तो हाँ सही है, हाँ 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 वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। 1 से 2-3 दिन से अच्छा नहीं कि 1 दिन से। हाँ भाई वो अपना क्यों ना कोई हाँ नहीं है तो कॉल वॉल पिकअप कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर इधर से आएगा तो उसको फोन भिजवा देना, नहीं तो खुद कर लोगे तो ठीक है। चलो फिर जैसा होगा बताना। तो ये काम भी हो गया अपना, कोई दिक्कत तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें। अब एक होमवर्क रहा, होमवर्क ये रहा कि आपको जो चैटिंग एप्लीकेशन हमने बताया था वो सिंगल क्लाइंट के लिए बताया। इसी मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए बनाना है। अच्छा ये तो हो गया विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। अगर ओप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके मल्टी थ्रेडिंग करना, सेकंड तो बताया ही नहीं हमने, उसको भी कर लिया जाए तो तरीका बता दें उसका, इसी में चेंज करके फटाक से। ये जो हमने बनाया है F1, इसके पहले आइए
लिखेंगे क्लास। मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं जिसमें काम क्या होगा, टाइपिंग का काम होगा, तो लिखिए क्लास टाइप, क्लास टाइप पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, नो 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 कोलोन देंगे, पीछे आएंगे, इसमें एक इसी को उठा के लेके जाइए ना, डेफ F1 को, ये वाला पूरा, नहीं उसको उठा के लेके मतलब, अच्छा, कर्सर रखिए ना वहाँ डेफ से पहले, अब मारिए, हाँ बहुत अच्छे। अब इफ और के नीचे आइए, और के पहले आइए, एक टैब दबा दीजिए, उसका इंडेंटेशन, हाँ ओके होता तो समझती कैसे, पहले प्रिंट को ठीक कीजिए, प्रिंट को ठीक कीजिए। अरे ये जो एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग लिखी है ना, इसको लिखिए टाइपिंग इज गोइंग ऑन, इसी में, हाँ हाँ उस मैसेज को चेंज कर देते हैं, टाइपिंग इज गोइंग ऑन। अब आते हैं, F1 का नाम बदलना पड़ेगा, याद रखिए F1 का नाम बदलना पड़ेगा, F1 का नाम लिखना पड़ेगा स्टार, ये क्या रन, क्या लिखना होगा, रन। F1 का सबको उसी में क्यों डाल रही है, आप ही ना बोले रन चेंज करना है, तो हाँ उसको रन कीजिए। अब नीचे आएंगे, टाइपिंग जैसे क्लास बनाए जहां कंप्लीट हो गया, टाइपिंग इज गोइंग ऑन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आइए F2 के पहले, F2 को एक दूसरे क्लास में डालेंगे, अच्छा। ऐसे समझिए, एक और क्लास बनाइए, जब टाइप हो रहा है तो स्पेलिंग चेक करना है, तो लिखिए स्पेल चेक, इसको बहुत अच्छे देखते हैं कितना स्मार्टली चेंज करना है। रन करेंगे इसको भी, चेक, स्पेलिंग चेक इज गोइंग ऑन, चेकिंग इज गोइंग। F2 को बदल करके क्या करेंगे, रन। अब आ जाते हैं इसमें, क्लास का सी स्मॉल, इसमें क्या था, कंपाइल दे देते हैं, अब लेकिन एक चीज अभी नहीं किया है, न टाइपिंग को, न स्पेल चेक को, न कंपाइल को, किसी को भी हम लोग चाइल्ड बनाए हैं। दूसरा मेथड क्या लिखा गया था, बाय क्रिएटिंग चाइल्ड ऑफ थ्रेड क्लास, तो क्या लिखिएगा ताकि वो थ्रेड क्लास का चाइल्ड बन जाए, टाइपिंग और स्पेल चेक और कंपाइल, ये जो तीनों क्लास है हम चाहते हैं चाइल्ड बन जाए, किसका, क्या करना पड़ेगा इसके, ब्रैकेट में थ्रेड यूज करते हैं, हाँ जल्दी लिखिए, तो देखते हैं कितनी जल्दी, हाँ वहीं पे ब्रैकेट शुरू करेंगे और थ्रेड लिखेंगे। कंपाइल, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, थ्रेड लिखेंगे। अब ये जो तरीका है ना, इसको जो T1 T2 3 जो लिखी थी उसको हटाना क्या है, इसको जहाँ थ्रेड का ऑब्जेक्ट इधर हटाइएगा, ये हटा दीजिए, तीनों हटाइए, ये स्टार्ट भी हटा देंगे, नहीं स्टार्ट क्यों है, बट वो टीम तो हटा देंगे, उसी नाम से बनाएंगे इसलिए नहीं हटाएंगे। हाँ यहाँ लिखते हैं T1 इक्वल टू, और यहाँ टाइपिंग कहाँ बनाएंगे, थ्रेड का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, टाइपिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखिए टाइपिंग, टाइपिंग करके क्या करते हैं, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद
फिर नीचे आएंगे T2, स्पेल चेक का बनाएंगे, T3 कंपाइल का बनाएंगे, उसके बाद T1, T2, T3 तीनों को क्या कर लेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए बढ़िया, रन करते हैं, सेम आउटपुट आएगा, लेकिन इस बार हमारा अप्रोच क्या था अलग। ओ समथिंग, चलिए क्लोज कीजिए। सेल्फ रन में क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। चलिए सब में एक ही गलती की है, सेल्फ, सब में सेल्फ, यहाँ भी सेल्फ। अब रन कर, अच्छा क्या परफेक्ट। यस। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग का, हमने पूरा थ्योरी और लैब आपको बता दिया। वीडियो सेव कर लीजिए, रिनेम कर दीजिए और अपलोड कर देना। आता है तुमको, नहीं तो कम से कम रिनेम कर लेना, और जो करना होगा वो लिख देना। और कल आप लोग बना करके लाओगे किस चीज का, मल्टी क्लाइंट चैटिंग का एप्लीकेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। आपका तो पढ़ा हुआ है ना।